नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक हुई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक को लिया और बैठक में पूर्व मंत्रियों सहित अजय सिंह भी शामिल हुए। ग्वालियर मालवा की सीटों को लेकर बताया जा रहा है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण मंथन हुआ है। उपचुनाव में दिग्गज नेताओं को उतारने के मूड में कांग्रेस है, जिनमें मीनाक्षी नटराजन, अजय सिंह को भी उपचुनाव में उतारने के मूड में है पार्टी। इसके अलावा चौधरी राकेश सिंह, रामनिवास रावत को भी उपचुनाव में मौका मिल सकता है। साथ ही प्रेमचंद गुड्डू को भी उपचुनाव में उतारने के मूड में है कांग्रेस। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे और अब उनकी कांग्रेस में वापसी की जमकर अटकलें लग रही हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण कि कई दिग्गजों को इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस उतारने के मूड में है। विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। अब देखना होगा कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं। मालवा और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो बाई इलेक्शन 24 सीटों पर होना है, उनमें कौन कौन से चेहरों पर भरोसा जताया जाता है। हालांकि कुछ नाम कहा जा रहा है कि जिन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। तुलसी सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया को हराना है। आज किसान इतना तकलीफ में परेशान है, ये आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। 1400-1500 रुपये के भाव में गेहूँ बीच रहा, प्याज खरीदने वाला नहीं, 5 रुपये 6 रुपये किलो में, और उसको भी उठाने वाला नहीं है। किसानों ने खेतों में ट्रैक्टरों से प्याज ख़त्म कर दिया। तो किसानों की तो मुख्य व्यवसाय धंधा ही है। और जब ये जमाने भर के लीडर ये बोलते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और ये करेंगे, अब ये किसान यहाँ तकलीफ में है, परेशानी में, अब क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पे? कोरोना है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल आज अहम बैठक हुई है कांग्रेस की और पीसीसी कमलनाथ ने बैठक ली है और चीफ ने। और आपको ये भी बता दें कि कई बड़े नाम जिन पर मंथन चल रहा है कि इन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, इस बात से एक बहुत तस्वीर साफ होती है कि जो 24 बाई इलेक्शन 24 सीटों पर होने जा रहा है, हर हाल में कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की जाए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस बात की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जरूर जुटी हुई है और इसी को लेकर लगातार रणनीति बनने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी उभरती हुई नजर आई है, क्योंकि जो बैठक में नेता शामिल हुए थे उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, ऐसे चेहरों को इस बार उपचुनाव में मौका नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कोशिश इसी बात को लेकर है कि चाहे वो चौधरी राकेश सिंह हो या प्रेमचंद गुड्डू हो, जो कि इससे पहले बीजेपी में चले गए थे, उनको दोबारा मौका उपचुनाव में दिया जाए। लेकिन इसी को लेकर जो है अब पार्टी के अंदर जो है आपत्ति निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर जो सूत्र हैं वो इसी बात की जानकारी दे रहे हैं कि आज उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी उसमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा था और उसमें इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए उनको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। अब देखना होगा कि ये बात भी स्वाभाविक है कि अगर विरोध होता है तो इतना आसान भी नहीं होगा इन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इधर बीजेपी नेता प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुलसी सिलावट के सांवेर क्षेत्र के समर्थक कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद से गुड्डू ने बगावती तेवर दिखाते हुए बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसको लेकर अब बीजेपी ने प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस जारी किया है और उनसे 7 दिन में जवाब मांगा है। ज्योतिराव सिंधिया को हराना है। आज किसान इतना तकलीफ में परेशान है, ये आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। 1400-1500 रुपये के भाव में गेहूँ बीच रहा, प्याज खरीदने वाला नहीं, 5 रुपये 6 रुपये किलो में। और अब एक बड़ी खबर, प्रदेश में 22 मई से कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। जी हां, 22 मई को सबको रोजगार
मिलेगा अभियान आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे और इसके तहत प्रवासी मजदूरों के मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि मनरेगा में मंदिर, सरोवर, मंदिर उद्यान और मंदिर गौशाला भी बनेगी। गौशाला का संचालन मंदिर द्वारा किया जाएगा। शिवराज सरकार ने ग्लोबल टेंडर पर भी रोक लगा दी है। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार। जो हमारे मजदूर भाई लौट के आए हैं अभी, प्रवासी मजदूर, 22 मई को हमारे मुख्यमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ भोपाल से करेंगे और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनपद स्थान पर इसकी शुरुआत करेंगे और जॉब कार्ड बांटेंगे। जो अभी पुरानों को तो बढ़ चुके हैं, जो प्रवासी मजदूर लौट के आए उनको भी एकत्रित करके 22 तारीख से एक अभियान की शुरुआत करेंगे, जो धीरे धीरे हर पंचायत में ये जॉब कार्ड बंट जाएंगे। अभियान का नाम है कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, बेहद महत्वपूर्ण है, ग्लोबल टेंडर पर अगर रोक लगा दी जाएगी, स्वाभाविक है कि जो प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन्हें मौका मिलेगा, यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा, जो बाहर से मजदूर आए उन्हें भी जॉब कार्ड दिया जाएगा। कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार पहुंचे। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर अभियान के तहत ही अब आज ये घोषणा की है कि जो ग्लोबल टेंडर है उस पर रोक लगा दी गई है। यानी सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि अपने ही देश में और अपने ही राज्य में जो सामान बनाया जाता है उन लोगों को अब प्रोत्साहित किया जाएगा और खास करके स्वास्थ्य विभाग में जो भी उपकरण है उस उपकरणों को भारत से ही और मध्य प्रदेश से ही उनको लिया जाएगा। यानी ग्लोबल जो टेंडर है उसके तहत जो बाहर से अब तक माल सप्लाई किया जाता था उस पर आज से और अभी से रोक लगा दी गई है। और दूसरी बात, सरकार का यह भी फोकस है कि जितने भी मजदूर मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं, क्योंकि अब तक वो दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते उनकी वापसी मध्य प्रदेश यानी अपने घर पर हो चुकी है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस अब मजदूरों को रोजगार देना है और इसके लिए मध्य प्रदेश जो शिवराज सरकार उन्होंने खाका भी तैयार कर लिया है और 22 मई को इसकी शुरुआत भी होने वाली है। यानी कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार, इस अभियान का नाम रखा गया है। प्रदेश भर में 32 से 40 लाख मजदूरों को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है और यह भी कहा गया है कि जून के महीने तक करीब 40 लाख मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। और उसके लिए किन किन सेक्टर्स में मजदूरों को काम दिया जाएगा, इसके लिए जो अगर कहें तो गौशाला है वो तैयार करने का काम किया जाएगा और साथ ही जो मंदिर सरोवर है, मंदिर उद्यान है, उनके तहत मनरेगा के मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा और इसमें जो भी राशि यानी जो भी खर्चा होगा वो पूरा सरकार लगाएगी और एक एक करके हर चरण में मनरेगा के तहत मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और यही एक मुख्यमंत्री भोपाल में 22 मई को कार्ड जो बाहर से आए मजदूर हैं उन्हें भी दिया जाएगा और मनरेगा के तहत काम के दायरे को बढ़ाया जाएगा, गौशालाएं बनाई जाएंगी और भी जो विस्तृत काम है उन क्षेत्रों में जो मजदूर हैं उन्हें काम मिल सकेगा। शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगे हैं, साथ ही पता बताने वालों को 21,000 के इनाम देने की पोस्टर में घोषणा की गई है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। वहीं किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में। बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस भड़क गई है और इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस ने कोर्ट ले जाने की तैयारी कर ली है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार को दिशा निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी का भी कर्जा माफ किया गया है। पार्टी की जो नीति है लोगों को गुमराह करने की, कमल पटेल की पत्नी का ऋण माफी हुआ है, उसका बजट में प्रोविजन था, प्रमाण पत्र है, कमल पटेल के पैसे नहीं भरे। जरा मैं आप चाहो तो मैं प्रमाण उसके दे सकता हूं। 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी करना इस सत्र की सरकार का दायित्व है, वो कमलनाथ जी की सरकार हो या शिवराज की सरकार हो, क्योंकि वोट जनता ने इस नाम कर दिया, 2 लाख की कर्ज माफी का दिया।
अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती, बहाने बनाती है, लोगों को भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, हम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी इस सरकार के अगेंस्ट और 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करने के लिए मजबूर कर। आरोप तो मेरा है इन पे कि इन्होंने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के कारण अभी घपले और घोटाले चल रहे हैं, मैंने अभी डिटेलिंग किया, तो इसका जवाब है नरोत्तम मिश्रा। वहीं उपचुनाव से पहले चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में बनने वाले चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया है। सीएम शिवराज के इस प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने के ऐलान के बाद प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंबल एक्सप्रेस वे बनाने का जो फैसला बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल में लिया था, उसे कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। इधर पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया भ्रम फैला रहे हैं। चंबल एक्सप्रेस वे कांग्रेस के प्रयासों से शुरू हुई बहुआयामी योजना है। दरअसल प्रदेश के 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उसमें से सबसे ज्यादा 16 विधानसभा सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं। ऐसे में एक्सप्रेस वे का क्रेडिट लेने के लिए दोनों पार्टियों में होड़ मची है। माननीय नितिन गडकरी जी ने उस समय उसे राशि मंजूर की थी। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ट्वीट किया है कि हम उसे प्रारंभ करेंगे। चंबल अंचल के, खासकर भिंड अंचल के विकास में, मुरैना अंचल के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा चंबल एक्सप्रेस वे। कभी बदनाम हुआ करता था हमारा भिंड मुरैना, अब नई छलांग भरेगा इस चंबल एक्सप्रेस वे से। मैंने 2 बार नितिन गडकरी जो केंद्र में मोदी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री हैं, मैंने ये लेटर दिए हैं उनको। हमारा काम बड़ी तेज गति से था कि 283 किलोमीटर का चंबल एक्सप्रेस वे चंबल संभाग के लोगों को सहूलियत मिले। हम लोग शायद कमजोर पड़ जाते क्योंकि हमें झूठ बोलना आता नहीं, तो शिवराज चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कागज निकलवा लीजिए विभाग से, एक तारीख गवाह है। और प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि लॉकडाउन 4 को लेकर हम काफी एहतियात बरत रहे हैं और जो भी केंद्र की ओर से गाइडलाइन मिली है उसकी पूरी तरह से पालन भी किया जा रहा है। हमें कोरोना से लड़ाई में जंग भी जीतना है और कोरोना के साथ जीना भी सीखना है। लॉकडाउन 4.0 के नियम आज से लागू हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। नरोत्तम जी, आज से नए नियम लागू हो गए हैं, सिर्फ 2 ही जोन होंगे मध्य प्रदेश में। अब किस तरीके की रणनीति है और ये जो ऑरेंज जोन खत्म किया गया है, इसके पीछे की कोई वजह? नहीं, बीच के कोरम की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी जितनी ज़्यादा ऑरेंज कर कहने से 3 श्रेणी अलग प्रतीत होती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने उसको सीधा कर दिया है। ग्रीन जोन पूरा खुला रहेगा। रेड जोन में जो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन है उसको छोड़ के बाकी में रियायतें दी जाएंगी। लेकिन सर, जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार। केसेज बढ़ने की सिलसिला वो मध्य प्रदेश में नहीं है, देश के अंदर और विश्व के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं बाहर से, उनका एक संभावना है थोड़े समय में वो हम ठीक करेंगे। आपने देखा होगा इंदौर हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, जब इतनी बिगड़े हुए शहर संभल गए, इतनी घनी आबादी के शहर संभल गए, तो जो छितरे प्रवासी मजदूर हैं उनको भी हम ठीक करेंगे। आप ये बात तो मानते ही है ना कि दुखद मौतों का सिलसिला हमने थामने की कोशिश की है। और प्रदेश सरकार को जबलपुर हाईकोर्ट ने शराब के ठेकेदारों की मांगों पर विचार करने का आदेश दिया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर रीजन के शराब ठेकेदारों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई की गई। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद आज राज्य सरकार ने पूरे मामले पर अपना जवाब पेश किया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उसने पूरे विवाद के निपटारे के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित कर दिया है, जो शराब ठेकेदारों की मांगों पर विचार कर रहा है। इधर आज लिकर एसोसिएशन और मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ की बैठक हुई, जिसमें एसोसिएशन ने अपनी मांगें रखी। बैठक पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एसोसिएशन की मांग पर मंत्री समूह अंतिम फैसला लेगा। आपको बता दें कि एसोसिएशन ने सालाना रेवेन्यू कम करने की मांग की है।
लगभग 2 मास उनकी दुकानें जो बंद रही और अब भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे रेड जोन के शहर हैं वहाँ बंद हैं। तो उनकी अपनी मांग थी कि हमको रियायत सरकार से मिले। उन्होंने अपना पक्ष रखा, एक ज्ञापन दिया है, विभाग के अधिकारी मौजूद थे। अब इस पर आज कैबिनेट के बाद विचार करते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 5,528 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,718 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 258 लोग कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इंदौर का जिक्र करें, सबसे ज्यादा संक्रमण वाला शहर मध्य प्रदेश में 2,637 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए। 103 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1183 मरीज अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। जबकि मुरैना में 38 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए, 24 स्वस्थ हुए। उज्जैन में 362 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, 48 लोगों की जान गई। 170 मरीज यहां स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि जबलपुर में 185 कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक सामने आए, 9 की मौत हुई, 107 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल का जिक्र करें, राजधानी भोपाल में 1077 कोरोना संक्रमण के मामले अभी तक सामने आए हैं। 39 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ा है, जबकि 703 लोग स्वस्थ हुए। और कोविड-19 के कहर के बीच इंदौर में कोरोना की रोकथाम में जुटी पुलिस को एक बार फिर निशाना बनाया गया। शहर के रावजी बाजार इलाके में आज फिर पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। तो स्थानीय लोग इसके विरोध में सड़क पर उतर आए और थाने का घेराव कर दिया। जब पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। उधर ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गोडसे की 111वीं जयंती मनाई। साथ ही हिंदू महासभा के लोगों ने पूजा आरती की और गोडसे की तस्वीर के सामने 111 दीप जलाए। यह आयोजन हिंदू महासभा के कार्यालय में हुआ। वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जवीर भारद्वाज ने कहा कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के घर घर दीपक जले। और देश में कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल हैं। इसे लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े RIL से डॉक्टर निकुंज देसाई, जिन्होंने दर्शकों के कोरोना वायरस से संबंधित सवालों के जवाब दिए और समाधान बताया। डॉक्टर साहब, लगातार लॉकडाउन बढ़ने के बावजूद भी कोरोना नहीं थम रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है कोरोना पे, जिससे हमें डर बढ़ गया है कि हम इस कोरोना से बचाव कैसे करें। मेरा नाम कविता कुमारी है और मैं जमुई बिहार की वासी हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में अब कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो बीमारी कोरोना की बीमारी है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब हमको भी डर है, इसके बचाव क्या। कोरोना के चलते मरीजों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो गई है। मन में डर बढ़ता ही जा रहा है। हमें इस परिस्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना वायरस की बीमारी ना हो उसके लिए हमें जनरल सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का। मतलब कहीं भी हो तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रखने का दूसरे लोगों से। ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह है, क्राउडेड वाली प्लेस है, वहाँ मत जाइए। जब आप बाहर निकल रहे हो तो अल्कोहल बेस मिनिमम 60% ऑफ अल्कोहल वाला सैनिटाइजर का उपयोग करें। जब बाहर जा रहे हो तो साथ में रखिए। कभी भी आपको खांसी आती है, छींक आती है, तो उसी टाइम में अगर हैंडकरचीफ आपके पास है या टिश्यू पेपर है तो उसको इमीडिएटली मुंह पे या नाक पे लगा दीजिए, और इससे दूसरे व्यक्ति को वो चेप ना लगे। और इमीडिएटली वो हैंडकर जो टिश्यू पेपर रहता है उसको डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो ये एकदम जनरल चीज़ मेंटेन करने से भी कोरोना की बीमारी से बच सकते हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक